यार शेयर्स एंड डिबेंचर्स, हमें मालूम था कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अगर हम करवाने बैठे तो कायनात बीत जाएगी। तो हमने भी सोचा क्यों ना ऐसे पॉइंट्स टच किए जाएं जो मे बी आप भूल कर जा सकते हो और मे बी वो आपके लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शेयर्स और डिबेंचर्स में आज वो टॉपिक्स टच करने वाले हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आज पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब 5 तारीख को पढ़ना बहुत जरूरी है, सो दैट कल अब जब 6 मार्च को आप पेपर दे रहे हो तो आपको ये ना लगे काश कर लेता, साल भर वैसे ही पढ़ाई की थी, ये और टच कर लेता तो शायद मैं स्कोर कर लेता। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस तो मैंने किए हैं, बहुत सारी जगह इन डेप्थ में करवाया गया है, हर एक चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट करवाया गया है, लेकिन ये करवाना भूल गए कैसे। तो चलिए इसी वैरायटी के साथ चालू करते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स। स्वागत है आपका। तो यार मैंने एक क्वेश्चन एज्यूम किया, क्योंकि मैं आपको सिचुएशन, सिनेरियो और कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो एक क्वेश्चन एज्यूम किया, जो हमारी पर्टिकुलर कंपनी है, हमने 99,000 रुपीज की मशीन खरीदी वाई लिमिटेड से। अब यहां पे हमने शेयर्स इशू किए 10 रुपए ईच के। दो सिचुएशन है, दो सिनेरियो है। पहला, अगर पार पे इशू करेंगे तो क्या होगा, दूसरा अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या होगा। तो चलो पहले देख लेते हैं कि अगर मशीनरी जो है हमने वाई लिमिटेड से परचेज की है तो पहली एंट्री तो आ जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट 99,000। पहली वाली ऐसी एंट्री के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, हमने मशीन खरीदी, हमने उसको शो कर दिया। दूसरे में हमने क्या किया, पार वाली सिचुएशन ली, यानी हमने जो शेयर्स इशू किए हैं उस कंपनी को वो पार पे इशू किए। तो इसका जो नरेशन है उसका वेटेज बढ़ जाता है, यानी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हमने इसको डेबिट किया क्योंकि हमारा क्रेडिटर था, एक तरीके से डेबिट करा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके हमने पेमेंट करवा दिया। भाई इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू 99,000 का पूरा पेमेंट कर दिया। पार था इसलिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, लेकिन नरेशन में यह चेक किया जाएगा कि आपने शेयर्स कितने इशू किए थे। तो उसके लिए सिंपल है भाई, शेयर्स कैसे निकालेंगे, 99,000 अमाउंट का पेमेंट करना है, 10 रुपए पर शेयर, पार वैल्यू 10 रुपए है तो 9,900 शेयर्स हो गए। हमने यहां पे लिख दिया पेमेंट मेड टू वाई लिमिटेड बाय इशूइंग 9,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये तो सिंपल हो गया। अब अगर सेम पार का ही शेयर्स की जगह डिबेंचर का क्वेश्चन आ जाता तो, मतलब क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि सिर्फ शेयर्स का है, डिबेंचर का भी तो आ सकता है। तो चलो जादू से देखते हैं कि अगर डिबेंचर का क्वेश्चन होता तो फिर हम इसमें क्या डिफरेंट करते। एज्यूम करना है ना, चलो जादू से आगे बढ़ते हैं इसमें। अरे जादू भाई, एडिटिंग में यार चोट करा के रहते हैं। यानी पूरे के पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ खास बदला नहीं है, मैंने बस 10% डिबेंचर हर जगह डाल दिया क्योंकि ये डिबेंचर का क्वेश्चन बन गया है। मतलब पहली एंट्री कॉपी पेस्ट, दूसरी एंट्री भी पार वैल्यू की बात करो, अभी प्रीमियम तो मैंने चालू भी नहीं किया, उसमें भी डिबेंचर्स कॉपी पेस्ट, बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। डिबेंचर निकालने का तरीका बिल्कुल कॉपी पेस्ट। देखा मैंने यहां पे शेयर्स लिख रखा है, अभी भी मैंने वो भी नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि अगेन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वो जो डिबेंचर है शेयर से कोई डिफरेंट नहीं था। अगर आपने अलग से पढ़ रखा है तो भाई ये अभी भी सेम है। जो शेयर्स में आपने पार वैल्यू पे शेयर्स इशू करना सीखा था, डिबेंचर में भी सेम है। ऐसे रिवीजन हो जाता है, डिबेंचर भी कर लिया, शेयर भी कर लिया। अब क्या हो, पहले डिबेंचर में देख लेते हैं प्रीमियम, और फिर हम देख लेंगे कि यार अगर शेयर्स होता तो उसमें प्रीमियम में क्या डिफरेंस होता, मतलब डिफरेंस आया कहां पे वो भी देख ले। फिर आगे बढ़ते हैं, जहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे बस वहां पे आपको 10% डिबेंचर्स लिख देना है ना। 10% का मतलब होता है डिबेंचर पे लगने वाला इंटरेस्ट, जिसका कोई मतलब नहीं होता, ये उसका नामकरण है। डिबेंचर जब भी बोला जाता है ना, वो अपने इंटरेस्ट रेट के परसेंटेज के साथ बोला जाता है। तो आप जब भी डिबेंचर लिखोगे उसके आगे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है क्वेश्चन में, 9%, 8%, 7%, 6%, 10% जो भी है वो आप दिखाओगे और बस वो लिख दोगे। इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यू विल राइट डाउन डिबेंचर्स, और जो आपके यहाँ पे अमाउंट डिवाइडेड बाय पार वैल्यू से आएगा वो भी डिबेंचर्स आएंगे। तो यहाँ पे नरेशन में भी हमने डिबेंचर शो कर दिया भाई, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिबेंचर शो कर दिया। अब प्रीमियम होता तो डिबेंचर में क्या डिफरेंस आता वो देख लेते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, अभी भी क्वेश्चन में कोई खास चेंज नहीं हुआ, बस हमने ये देखा कि भाई नेक्स्ट में प्रीमियम पे अगर इशू करेंगे तो @ 10% के प्रीमियम पे, मतलब 10% ज्यादा वैल्यू पे करेंगे। तो उसके लिए बस चेंज अगेन जो आएगा ना वो डिबेंचर्स निकालने पे आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। पहली एंट्री मशीन टू वाई लिमिटेड 99,99, यहां पे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट को हमने 99,000 लिखा। अगेन
तुम प्रीमियम पे करो, तुम डिस्काउंट पे करो, तुम भाजी बड़े पे करो, तुम अनिल कपूर पे करो, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये वाई लिमिटेड है उनको 99,000 नहीं देना है, मतलब इनको कभी नहीं छेड़ोगे। जिन मिस्टर को आपको पेमेंट करना है आप उनको कभी नहीं छेड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। आप वाई लिमिटेड को हमेशा 99,000 ही दिखाएंगे, और उसका लॉजिकल रीजन ये है कि वाई लिमिटेड को 99,000 से लेना देना है। अब आपने शेयर्स प्रीमियम पे किए हो या फिर आपने डिस्काउंट पे किए हो, शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं होते, डिबेंचर्स होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ठीक है, कुछ भी किया हो आपने, लेकिन यहां पर वाई लिमिटेड को 99,000 मिल जाना चाहिए। उसे कोई लेना देना नहीं है कि तुम इंटरनली शेयर्स डिबेंचर्स के साथ क्या कर रहे हो। तो वाई लिमिटेड के सामने हमने 99,000 लिखा, टू 10% डिबेंचर 90,000 कैसे आया? हमने क्या किया, 99,000 को 11 से डिवाइड किया। प्रीमियम है 10% का। अगर मैं 10 रुपए पार वैल्यू, जो मैं पार वैल्यू लेकर चल रहा हूं इस सिनेरियो में, 10 रुपए का 10% निकालता हूं तो आता है 1 रुपए। यानी जो अभी डिबेंचर है वो पार वैल्यू प्लस 1 प्रीमियम यानी 11 रुपए का हो रहा है। इससे जो आपके डिबेंचर्स निकल के आएंगे वो 9,000 डिबेंचर्स निकल के आएंगे। तो हम याद रखना 10% डिबेंचर के सामने हमेशा पार वैल्यू लिखते हैं, यानी डिबेंचर के सामने आएगा 9,000 मल्टीप्लाइड बाय भाई 10 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपीस, और प्रीमियम 1 रुपए का है तो 9,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपए के हिसाब से आ जाएगा 9,000 रुपीस। और नरेशन में हम दिखा देंगे 9,000 10% डिबेंचर्स हमने 10 रुपए के इशू किए वाई लिमिटेड को, प्रीमियम 10% के साथ जो हमने परचेज किया था उसका पेमेंट करने के लिए। हमने यहां पर दिखा दिया कि हमारे डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं, खत्म कहानी। हमने इसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाया। क्या इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन था? नहीं, हमने बस ये दिखाया कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनको हमने एक्स्ट्रा वैल्यू पे इशू किया है, लेकिन वाई लिमिटेड के पास इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा पैसा पहुंचेगा, जितना जाना था उतना ही जाएगा। अच्छा यार, अब इक्विटी शेयर्स में क्या चेंज आएगा चेक करते हैं भाई। एक मिनट एक लास्ट बार। तो यहां पे फाइनली क्या चेंज आया? कुछ नहीं। जहां पे हमने पहले 10% डिबेंचर मेंशन किया था, प्रीमियम के केस में हम इक्विटी शेयर कैपिटल मेंशन कर देंगे। इसके अलावा कोई चेंज आएगा नहीं, कैलकुलेशन में कोई चेंज आएगा नहीं। जैसा इक्विटी शेयर्स में है वैसे ही डिबेंचर्स में है, जैसा डिबेंचर में है वैसा इसमें है। बस एक डिफरेंस है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, मतलब मैंने अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जो मुझे बताने वाला हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिल्कुल कॉपी पेस्ट था, मैं पूरा समझा चुका हूँ डिबेंचर्स का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में बस मैंने नाम यहाँ पे चेंज किया है। तो मैं एक चीज़ की बात कर रहा था, एक चीज़ जो डिबेंचर्स में चेंज है वो ये है, इक्विटी शेयर कैपिटल कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते और डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो चलिए एक सिनेरियो वो भी देख लेते हैं जहां पर ये केस बन रहा है कि जो वाई लिमिटेड है उसको डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू किए। ये वाला मेरे ख्याल से आपको बन गया होगा, सेम चीज है। आप अगर इसको नोट डाउन करना चाहें बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको लिखना है। तो चलो स्विच करते हैं। अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है क्योंकि वो इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, मशीन टू वाई लिमिटेड अभी भी वही रहेगी। डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 10 रुपीज ईच के, 10% डिस्काउंट पे, मतलब 10 रुपए का 10% आएगा 1 रुपए के डिस्काउंट पे। सबसे पहले डिबेंचर निकाल लेते हैं। 99,000 हमारे पास वैल्यू है। अगर मैं 10 रुपए में से 1 रुपए का डिस्काउंट माइनस कर दूंगा तो यहां पे 9 रुपए आ जाएगा, मतलब मेरे डिबेंचर आ जाएंगे 11,000। मैंने क्या बोला, वाई लिमिटेड के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं, उसे उसका पूरा पैसा चाहिए। तो वाई लिमिटेड के सामने हमने 99,000 लिख दिया, और क्योंकि हम डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो एक तरीके से हमारे लिए नुकसान है या नुकसान है, जो आप बोलते हो। तो हमने दिखा दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नुकसान है 1 रुपए का। 11,000 डिबेंचर पे 1 रुपए के हिसाब से 11,000 रुपए का नुकसान हो गया। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, पार वैल्यू लेंगे यहां पर, तो हम 10 रुपए का डिबेंचर है, 11,000 टोटल डिबेंचर है, 11,000 टोटल डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए, 1,10,000 रुपए। नरेशन में दिखा दिया 11,000 10% डिबेंचर्स जो हैं 10 रुपए ईच के, वो हमने 10% के डिस्काउंट पे इशू किए परचेज कंसिडरेशन के लिए। तो ये 3 सिनेरियो थे जहां पे आपसे पूछा जा सकता है। एक एडिशनल चीज पूछी जा सकती है कि यार उसके लिए हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लिया। ये चीज आपसे आउट ऑफ रैंडम पूछी जा सकती है कि आपने भाई ये एसेट और वगैरह ये आपने एक्वायर किया और उसके लिए आपने क्या किया भाई, मतलब समझना ध्यान से, उसके लिए आपने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया। अब क्या करें भाई, तो आप उस सिनेरियो में लिख देंगे वाइज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और आप उसका नरेशन बता देंगे जो बिल है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है पेमेंट के लिए, मतलब हमने एक्सेप्टेंस दे दी है। एक्सेप्ट करने का मतलब वी हैव एक्सेप्टेंस गिवन द एक्सेप्टेंस, कि हम जो वाई लिमिटेड है उसको बिल का पैसा दे देंगे अगर ऐसा आता है कि बिल ड्रॉ किया गया है आपके ऊपर, क्योंकि आपको वाई लिमिटेड को पैसा पे करना है। तो ये सिनेरियो आपसे पूछा जा सकता है, आप इसके लिए तैयार रहना कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आ जाए क्वेश्चन तो पैनिक नहीं होना है। आपको उसमें ये लिखना है कि यू आर गोइंग टू पे द बिल, तो आपका बिल्स पेबल आ जाएगा। चलो इससे एकदम से स्पीड पकड़ते हैं और एक ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा तनिक थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है।
अब मैंने आपको क्यों बोला कि ये क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, या डिबेंचर्स में ये क्वेश्चन में भी आपने नहीं किया होगा। देखो यार, मैं डिबेंचर के कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूं, स्पेशली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के। मान लो अभी अपना अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 2017 से 18, क्योंकि मार्च 31 2018 को अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा। अब 2017 जैसे ही चालू होता है और 2018 पूरा चलता है, अगर करंट ईयर में यानी 2017 से 18 जो आपका अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, 31 मार्च को खत्म होगा, अगर इस साल में आपको रिडेम्पशन करना है तो 2017 से मतलब 17-18 से पहले वाला अकाउंटिंग ईयर रहा होगा 16-17, 31 मार्च 2017 को वो खत्म हो रहा होगा। तो भाई तब तक आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, तब आप इस साल में रिडेम्पशन कर सकते हो ना। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है वो भी बता दे रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये चीज पहली बार हो सकता है देख रहे हो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से इतना डर लगता हो ना। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कुछ नहीं है, ये आपने एक पब्लिक से लोन ले रखा था और वो पब्लिक का लोन अब आपको वापस करना है। तो थोड़ा सा कूल नाम देने के लिए जो लोन पब्लिक से लिया था उसको नाम दिया जाता है डिबेंचर, और जब उसको वापस करते हैं तो रीपेमेंट की जगह नाम दिया जाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी पब्लिक का लोन रीपे करना, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, ज्यादा बिना बात के एकदम तेज नहीं चलना है। अब यहां पे करेंगे क्या भाई, देखो यहां पर होगा क्या, हमें पब्लिक का पैसा वापस करना है सन 2017-18 में। 17-18 में वापस करने के लिए आपको 16-17 तक कुछ तैयारियां करने की जरूरत थी। पहली चीज, आपको एक रिजर्व बनाना पड़ता है उसके लिए पिछले साल तक में ही, वो होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब चाहे आप 10 साल में थोड़ा थोड़ा पैसा करके बनाओ, चाहे इकट्ठा डाल दो, लेकिन अगर 17-18 में रिडेम्पशन होने वाला है करंट ईयर में, तो पिछले साल तक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बन जाना चाहिए। ठीक है बाबा जी बना लेंगे, लेकिन ये बनाए कैसे, इसका भी सिंपल तरीका है। अगर आपने मार्केट में 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करके रखे हैं, मतलब पब्लिक से 10 लाख रुपए का लोन लेके रखा है, तो उसका 25% का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बन जाना चाहिए ना। 25% अगर 10 लाख का निकाले तो आता है 2.5 लाख रुपए। बराबर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी लोन अगर जितना ले रखा था उस पूरे लोन का 25% बनता है। जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो डिबेंचर की वैल्यू दी हुई है 6 लाख रुपए और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 1 लाख रुपए डला हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो। अब अगर मैं 6 लाख रुपए मैंने पब्लिक से लोन ले रखा है तो उसका 25% आता है 1,50,000 रुपए, लेकिन मेरे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कितना पैसा है, अभी सिर्फ 1 लाख रुपए। मतलब मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए 50,000 रुपए और डालने की जरूरत है, जो कि क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो नीचे पूरी दी हुई है उसमें लिखा भी हुआ है कि हम 50,000 रुपए और ट्रांसफर कर रहे हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, जनरल रिजर्व से निकालकर। क्लियरली क्वेश्चन में स्टेटेड है, क्योंकि 25% अगर आप नहीं करोगे तो आप रिडेम्पशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहां पे किया, जनरल रिजर्व से पैसा निकाला। जनरल रिजर्व का नेचर होता है क्रेडिट नेचर, अगर उसे डेबिट लेके जा रहा हूं मतलब वहां से पैसा निकाला, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में क्रेडिट कर दिया, मतलब उसमें डाल दिया 50,000 रुपए, और 1 लाख पहले से था डीआरआर में, 50,000 और चला गया। परफेक्ट सिचुएशन बन गई, परफेक्ट सिनेरियो बन गया डिबेंचर को रिडीम करने का। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डेट में दिमाग खराब करेगा, तभी मैंने ये क्वेश्चन चूज भी किया, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। तो 25% का आपका डीआरआर बन गया, अब आप रिडेम्पशन कर सकते हो, लेकिन उसके बीच में एक और पेच है। आपका जो लोन था वो 10 लाख रुपए का था, आपने उस पर डीआरआर बनाना जरूरी था 25% का, एक साल पहले आपने वो भी बना लिया। मिनिमम 25% बनाना जरूरी है। अगर 1 मार्कर आ जाता है तो ये मत लिख के आना कि नहीं 25% ही बनाना जरूरी है, मिनिमम 25% बनाना जरूरी है। आप मैक्सिमम तो 100% तक बना सकते हो, यानी 10 लाख रुपए का पब्लिक से लोन लिया है, आप 10 लाख रुपए जमा करके रख लो प्रॉफिट में से, दबा दबा के पूरे 10 लाख 100%, और वो आप पूरा पैसा रिडेम्पशन में यूज कर दो। लेकिन मिनिमम 25% बनाना जरूरी है, तो हम मिनिमम पे स्टिक कर रहे हैं। इसलिए अगर प्रॉफिट का क्वेश्चन आ जाता है और प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है, तो आप कितना भी पैसा उठाकर डीआरआर में डाल सकते हो, अगर प्रॉफिट या सरप्लस आपके पास अवेलेबल है एज पर द क्वेश्चन। इसकी बात करते हैं। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। 10 लाख का आपका पब्लिक लोन था, 10 लाख के पब्लिक के लोन में से, ध्यान से सुनना भाई, 10 लाख के पब्लिक के लोन में से इस साल सन 2017-18 में आपने कसम खाई मैं तो अभी सिर्फ 5 लाख का रीपेमेंट करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख इस साल कर दो, 5 लाख अगले साल में कर देना, उसके अगले साल में कर देना, जब आपकी इच्छा हो तब कर देना। अभी 5 लाख कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डीआरआर जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना है वो बनेगा तो 10 लाख पे, लेकिन ये पहली स्टेप होती है। इसके बाद आपको एक और चीज करनी पड़ती है। जब आप डीआरआर बना लेते हो ना, जैसे मम्मियां होती पकड़ लेती हैं, बोलती हैं अच्छा ये हो गया, अच्छा आप ये भी कर लो। ऐसे ही कंपनीज एक्ट पकड़ता है, बोलता है डीआरआर बन गया, हमने कहा हाँ 25% बनाए। किसका बनाया? वो जो लोन लिया था ना पब्लिक से, उसका हमने बनाया। कितना लोन था? मैंने कहा 10 लाख का लोन लिया था यार,
तो बोलते हैं अच्छा 10 लाख का लोन था तो उसका 25% बनेगा। मैं कहा हाँ मालूम था मुझे, 10 लाख का 25% बनाया मैंने 2.5 लाख रुपए। बढ़िया, एक नंबर काम। यहाँ पे अपन फुर्सत। फिर बोला कंपनीज एक्ट, अरे यहीं पे थोड़ा ना रुकना है, अभी एक और काम है। मैं कहा क्या, इस साल कितने रिडीम कर रहे हो? मैंने कहा 5 लाख, 10 लाख पूरे नहीं दे रहा, अभी 5 लाख ही दे रहा हूं मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख दे रहे हो आप, वापस कर रहे हो, ये जो वापस कर रहे हो उसका 15% इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा अच्छा ये भी करना पड़ेगा? तो कंपनीज एक्ट ने बोला हाँ। मैंने कहा तो ये पूरे लोन पे करूं या जितना सिर्फ रिडीम कर रहा हूं उस पे? बोलते नहीं 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 नहीं, नहीं पूरे पे मत करो, जितना रिडीम कर रहे हो ना DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, उतने पे बनता है जितना रिडीम कर रहे हो। मैं कहा ठीक है चलो, तुम थोड़ी बहुत तो सेंसिबल बात कर रहे हो, अगर मेरे को पूरा बनाना पड़ता तो बिना बात का टेंशन था। तो याद रखना, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट उस वैल्यू पे बनता है जितना आप रिडीम कर रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान से देखो, इस साल कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने 3 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम करेंगे। अब अगर 3 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम करेंगे तो उसका 15% का DRI बनेगा। 3 लाख का 15% जो होता है वो 15 3 कितना होता है? 45,000 का। इसलिए हमने बैंक टू DRI 45,000 दिखाया। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना किया, ये तो इन्वेस्टमेंट निकाला है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पे रिडेम्पशन की डेट आ चुकी है। जब ये साल शुरू हुआ होगा, 2018 मार्च 31 है, जब ये साल शुरू हुआ होगा तब इन्वेस्टमेंट किया होगा। मतलब मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अगर 17-18 में आपका रिडेम्पशन है तो पिछले साल तक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बन जाना चाहिए। मैंने ये बताया कि नहीं बताया? मतलब पिछला साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2017 को, तो तब तक आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बन जाना चाहिए। तो फिर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की भी तो कोई डेट होगी ना? बिल्कुल है। करंट ईयर कब चालू हो रहा है? 2017 अप्रैल 1 से चालू हो रहा है। तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जिस साल में आप रिडेम्पशन कर रहे हो ना, क्योंकि उस वैल्यू पे आप बनाओगे, तो इसलिए आपको उस साल के शुरुआत में ही डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उस वैल्यू पे जो इस साल आप पब्लिक को रीपे करोगे। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता रहा था 5 लाख, इस क्वेश्चन में वो है 3 लाख रुपीस। 3 लाख का 15% होता है 45,000, साल के शुरुआत में ही कर दिया होगा। हमें तो यहां पे वो डेट दी हुई है जब हम रिडीम करने वाले हैं, तो हमने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट साल के शुरुआत में कर दिए होंगे हमने उनको इन कैश भी कर लिया। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट करने की क्या एंट्री होगी भाई? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जाएगा तब 45,000 भाई। जब पैसा मिलेगा वापस रिडेम्पशन की तारीख पे हम वो पैसा वापस मंगवा लेते हैं जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करा था साल के शुरुआत में। क्योंकि कंपनीज एक्ट ने पता है क्या बोला था? सुनो जरा ध्यान से, क्योंकि मैं आपको एक बार में और आखिरी बार में पढ़ाना चाहता हूं ना, तो सुनो जरा थोड़ी सी कहानी। उनने बोला तुम्हारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व तैयार है? मैंने कहा हाँ भाई तैयार है, वो तो पिछले साल ही कर लिया। तो इस साल DRI तैयार है? मैंने कहा हाँ भाई वो भी तैयार है। मैंने कहा एंट्री दिखाऊं क्या? मैंने दिखाई यार, बैंक जो है ना वो मैंने क्रेडिट दिखाया कि पैसा गया है मेरे पास से, डेबिट में दिखाया मैंने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। मतलब एंट्री क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उन्होंने पूछा कब करा है? मैंने कहा साल के शुरुआत में ही कर दिया है। कौन सी वैल्यू पे किया है? जितने के डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उसका 15% का DRI बनाया है। ठीक है, तुमने और मैंने ध्यान से सुना, जितने डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, जितने अमाउंट के डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उसका DRI बनता है 15%, और जितना टोटल लोन लिया था उसका DRR बनता है 25%। यानी 10 लाख रुपए का, फिर से रिपीट करूंगा मैं तो क्योंकि तुम्हें एक बार पढ़ाना चाह रहा हूं आखिरी बार, तो 10 लाख का 25% बनेगा DRR। और करंट ईयर में सिर्फ 5 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम कर रहा था मैं अपने दिमाग वाले क्वेश्चन में, तो 5 लाख का DRI बनेगा, और वो भी साल की शुरुआत में, मतलब अप्रैल मंथ में बन गया। फिर कंपनी से पूछेगा क्यों बनाया तुमने DRI, बताओ क्यों बनाया? मैंने कहा डिबेंचर रिडीम करने। तो जिस तारीख को आप डिबेंचर रिडीम करोगे उस तारीख को जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको भी इन कैश करा लोगे ताकि काम में आए। तो हमने लिख लिया बैंक टू DRI, पैसा मंगवा लिया, 45,000 हमारे पास वापस आ गया। अब आगे क्या करें? अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें रिडेम्पशन करना है भाई। तो रिडेम्पशन करने के लिए हम क्या करेंगे? डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, लेकिन CBSE बोलता है 2 एंट्री पास करो। 9% डिबेंचर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक की क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 लाख के डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो हमने 3 लाख के डिबेंचर रिडीम कर दिए। यहां पर पहली वाली एंट्री हुई डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन टू द डिबेंचर होल्डर्स, पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स, इसके नरेशन आ जाएगा। इसका आएगा 25% कंप्लीट इन्वेस्टमेंट, इसका आएगा DRR मेड इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड, इसका आएगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स एनकैश्ड। फाइनली अब ये क्या बदौलत है भाई? देखो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो बनाया जाता है, जो हम पूरे लोन का बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो सपोर्ट करे रिडेम्पशन में। 3 लाख के डिबेंचर रिडीम हो गए,
तो इसका जो 25% DRR बनाया होगा आपने, हाँ 75,000, 25 3 75 यार, 25% बनाते तो 25 इंटू 3 75,000 भाई। तो 75,000 का DRR का अब जरूरत ही नहीं पड़ा भाई, मतलब जरूरत ही नहीं बचा। आप बोलोगे बाबा जी वो तो हमने इसमें लगा दिया, नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती है जो दिखाते हैं कि हमने रिजर्व बना के रखा था, पैसा हम कहीं और से ही देते हैं, और वो अभी की बात नहीं है, वो मैं कभी अच्छे से समझाऊंगा कि पैसा कहां से आता है। एक लोन देने के लिए दूसरा लोन ले लेते, वो वाली सिचुएशन है ना, ठीक है, समझ में आ गया ना, हिंट आ गई ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को हमने डेबिट किया और उसका पैसा वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ये बताते हुए कि अब इस रिजर्व की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने वर्थ का जो रिजर्व है वो हमारा फ्री हो गया है, क्योंकि हमने उतने डिबेंचर्स जो है वो रिडीम कर दिए हैं। कुछ नहीं किया मैंने, जितने भी डिबेंचर रिडीम किए थे उसका 25% निकाला और जनरल रिजर्व में डाल दिया, ये बताते हुए कि हमने डिबेंचर्स रिडीम कर दिए हैं, उसके रिजर्व की अब हमें जरूरत नहीं है। नाउ ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के कारण, क्योंकि ये क्वेश्चन टोटलिटी में बहुत डिफरेंट है। जो बेसिक DRR से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो टेक्निकल चीजें सुनना चाहते हैं वो ध्यान से सुनो। यहां पर मार्च 31 2018 डेडली दिया हुआ था, सीधे सीधे दिया हुआ था, मतलब आपको यहां पे करना क्या था, आपको मार्च 31 2018 की चीजें बतानी थी। यहां पे जनरल रिजर्व ज्यादा दिया हुआ था, 1 लाख रुपए का दिया हुआ था, लेकिन हमने उसमें से निकाला 50,000, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व से 50,000 निकाल के और डालो। अगर नहीं देते तो पूरा जनरल रिजर्व ट्रांसफर होता DRR में, जिनको आता है मैं अभी उनसे बात कर रहा हूं, क्योंकि बाकी लोगों को मैं पहले समझा चुका। फिर यहां पे इन्वेस्टमेंट्स को करने की एंट्री नहीं आई कि इन्वेस्टमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्यों, क्योंकि अगेन साल के एंड की एंट्री है, हमें सिर्फ ये बताना है कि डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं और उस टाइम क्या होता है। यानी यहां पर टोटलिटी में देखा जाए तो बहुत सारे डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऐसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, और मे बी आप ऐसा क्वेश्चन मिस कर रहे थे, इसलिए मेरा कराना जरूरी था। मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है, जिनको डिबेंचर आता है उनको बन गया होगा, जिनको थोड़ी भी हिंट होगी उनको भी बन गया होगा, और बाकी तो मैंने समझा ही दिया है, इतना कि आपको ऐसे क्वेश्चंस बन जाए जो 4 मार्कर्स में या 3 मार्कर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। नोट कर लो भाई। तो शेयर्स का मुझे एक ऐसा क्वेश्चन कराना था जो कि जनरली तुम्हारे मार्क्स लेकर जा सकता है, क्योंकि तुम तैयारी कर रहे होगी मे बी ग्रुपिंग मेथड की, जो कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है 100% आने की, या मे बी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया यार कि उसके अंदर 2 ऐसे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं मे बी जिनका एडजस्टमेंट हो। ठीक है, साल भर उसकी मेहनत तो की, लेकिन क्या वो एक ऐसा क्वेश्चन जो आप बहुत ही क्विकली ग्रास्प कर सकते हो अभी मेरे साथ समझ के, वो क्वेश्चन अगर आपके मार्क्स ले जाए तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन कराने वाला हूं ताकि आपको ऐसा गलती से भी ना लगे कि आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो सकते हैं जहां पे आपने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हो सकता है CBSE सरप्राइज दे दे, उनका काम है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। इसमें ममता लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे 100 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो, और आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला वो 75,000 इक्विटी शेयर्स का मिला। ठीक है भाई, हमने 75,000 के हिसाब से 20 रुपए का जो पहला एप्लीकेशन था उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 लाख रुपीस आया, तो हमने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन दिखा दिया 15 लाख, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। फिर आगे उन्होंने बोला कि 25,000 जो एक्सेस एप्लीकेशंस थे, क्योंकि 50 इशू किए थे 75 रिसीव किए थे, तो 25 जो एक्सेस थे वो पूरे के पूरे रिजेक्ट हो गए। दिल खुश एकदम, क्या अरे वाह, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। तो हमने लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15 लाख टू शेयर कैपिटल। याद रखना शेयर कैपिटल में इशूड शेयर्स और पार वैल्यू से जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में इशूड शेयर है 50,000 और एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं है, तो पार वैल्यू वाली बात ही नहीं है, पार वैल्यू मतलब 20 रुपए है। तो यार यानी 50,000 इंटू 20 यानी आप जान रहे हो यानी 10 लाख रुपए हुआ, 50,000 इंटू 20 रुपए 10 लाख रुपए हुआ, और बाकी 25,000 इंटू 20 रुपए के हिसाब से हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट, तो 5 लाख रुपए वहां पे आ गया। अब आगे बात करते हैं शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट है 40 रुपए का, ऑब्वियसली 50,000 शेयर इशूड है आपके, 40 रुपए के हिसाब से बनता है 20 लाख रुपए। लेकिन यहां पे आ गया एक ट्विस्ट, उन्होंने बोला मोहन भाई साहब जिनके 1500 शेयर्स थे उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और साथ साथ में एक रमन भाई साहब हैं जिन्होंने 500 शेयर पे अपना पूरा पैसा कॉल्स का इसके साथ दे दिया। तो चलो आप बैंक अकाउंट डेबिट को अभी छोड़ दो कि 19,60,000 कैसे आया, अपन इसको हटा देते हैं। यहां पे करेंगे कैसे, 1500 शेयर्स मोहन भाई साहब के पास थे जिन्होंने 40 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 1500 इंटू 40 रुपए के हिसाब से बनता है 60,000 रुपए, जो कि अपन ने यहां पे लिख दिया। ठीक है भाई, अलॉटमेंट का टोटलिटी में पैसा मिलना है 20 लाख, तो हमने 20 लाख यहां पे लिख दिया। फिर हमारे रमन भाई साहब हैं 500 शेयर्स के हिसाब से, अगर बैलेंस देखा जाए तो 20 रुपीज ईच कॉल बनता है, तो 20-20 रुपए यानी 40 रुपए के हिसाब से उन्होंने 500 शेयर्स का पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो 500 इंटू 4 होता है आपका 20,000 रुपीज, हमने यहां लिख दिया। अब सोच के देखो 20 लाख रुपए मिलने थे,
60,000 रुपए जो है वो अरियर्स हो गए, मतलब वो मिलने ही नहीं है। 20,000 में से 60,000 माइनस किए तो 19,40,000 आया। 19,40,000 के साथ एडवांसेस मिल गए 20,000 के। तो भाई टोटलिटी में यहां पे कितना हो गया? 19,60,000 रुपए। फिर से एक बार बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 लाख रुपए टोटलिटी में मिलने थे, 60,000 जो थे वो हो गए अरियर्स आपके, यानी 60,000 नहीं मिलेंगे। तो 20 लाख में से 60,000 माइनस किया तो 19,40,000 आया। 19,40,000 में अपन ने एडवांसेस 20,000 ऐड किया तो टोटलिटी में पैसा आया 19,60,000। नाउ यहां पे अधिकतर बच्चे कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर्स में गलती करते हैं और वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन 8 मार्क में आ सकता है, जबकि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। और तभी मैं ये क्वेश्चन बहुत छांट के आपको करवा रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि तैयारी पूरी करने के बाद भी ऐसा क्वेश्चन तो मिस हो गया था, यहां पे कर लिया। लेकिन मोहन भाई साहब के में इसके में भी एक ट्रिक है, और वो ये है कि मोहन भाई साहब ने जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, ध्यान से देखो, आपने क्वेश्चन अगर देख लिया होगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो पैसा वो फर्स्ट कॉल के साथ देगा। तो चलो भाई इसके बाद फर्स्ट कॉल करना चालू करते हैं। तो भाई इसमें याद रखना कि ड्यू की एंट्री फर्स्ट कॉल की बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, मतलब 10 लाख रुपए क्लियर है। क्यों? क्योंकि 20 रुपए का है, 50,000 शेयर है, इंटू 20 रुपए के हिसाब से 10 लाख हो गया। मतलब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है कहां आएगी? ये, और ये मार्क्स खा के जाती है। क्यों? देखना, बैंक अकाउंट पहले से मत भरना, याद रखना। जहां बैंक अकाउंट तुमने पहले से भरना चालू कर दिया वहां पे फंस जाओगे। क्या करो? सबसे पहले कॉल्स इन अरियर्स तो हुआ है। कैसे? एक कमल भाई साहब है जिन्होंने 1000 शेयर पे, ध्यान देना, 1000 शेयर पे 20 रुपए नहीं दिए हैं, मतलब उन्होंने 20,000 रुपए नहीं दिए हैं। इस फर्स्ट कॉल में क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में। दूसरी चीज, जो हमारे कॉल्स इन एडवांसेस मिल गए थे हमें अलॉटमेंट के साथ 500 शेयर्स पे, जो हमारे रमन भाई साहब थे उन्होंने 500 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था। ऑल्दो 40 रुपए लिया था अपन ने वहां पे, क्योंकि अपन ने फर्स्ट और सेकंड कॉल अलॉटमेंट में दोनों लिया था। जब अपन ने यहां पे लिया था, यहां पे अपन ने 20,000 कैसे आया था? 500 इंटू 40 रुपए करके। 40 रुपए क्यों किया था? क्योंकि फर्स्ट कॉल का 20 लिया था, सेकंड कॉल का 20 लिया था। अभी हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं, यहां पे आप गलती कर दोगे, वो नहीं करना है। कॉल्स इन एडवांस यहां पे सिर्फ कितने का एडजस्ट होगा? 500 शेयर इंटू 20 रुपए फर्स्ट कॉल का, यानी 10,000 रुपए आपने कॉल्स इन एडवांसेस फर्स्ट कॉल का एडजस्ट कर दिया। सेकंड कॉल का, सेकंड कॉल की बात करेंगे। फिर आया टू शेयर फर्स्ट कॉल, उसको भी खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्स इन अरियर्स को पहले लिखना 60,000 रुपए। अब ये कहां से आया? यहीं पे तो गलती होती है। अगर 8 मार्क में ये क्वेश्चन आ गया और आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा कि अलॉटमेंट का जो पैसा था, जो अरियर्स हो गया था, यहां पर जो हमने अरियर्स 60,000 दिखाया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो फर्स्ट कॉल के साथ मिला। तो हमने अरियर्स को क्रेडिट करके दिखाया कि अरियर का पैसा हमें 60,000 का मिल गया है। ये हमने 60,000 किया। अब हम इसे फिल आउट कैसे करें भाई? देखो भाई, 10 लाख आपको एज इट इज यहां पे उतारना पड़ेगा शेयर कैपिटल का फर्स्ट कॉल का। देखो भाई, आपको शेयर फर्स्ट कॉल का 10 लाख रुपए यहां पे सीधे उतारना पड़ेगा। आपने यहां पे 10 लाख रुपए उतार लिया, वो वाला। अब यार ध्यान से देखो, आपको 10 लाख रुपए मिलना था, ध्यान से सुन रहे हैं आप, 10 लाख रुपए आपको मिलना था। 10 लाख रुपए आपको जो मिलना था उसमें से आपको 60,000 काय का मिल गया? अरियर्स का मिल गया। तो आपने ऐड करके कर दिया 10,60,000 रुपए, ये आपको मिलना था। ठीक है, 10 लाख रुपए आपको फर्स्ट कॉल का मिलना था और अरियर 60,000 का आपको अलॉटमेंट का मिल गया, तो 10,60,000 पूरा मिल रहा है भाई। ठीक है, 10,60,000 मिल रहा है, उसमें जो फर्स्ट कॉल का पैसा कमल भाई साहब ने नहीं दिया वो माइनस किया हमने 20,000। तो 10,60,000 में से जब हमने 20,000 माइनस किया तो बचा 10,40,000, और एडवांसेस 10,000 का एडजस्ट कर दिया तो बचा कितना? 10,30,000। हमने दिखा दिया 10,30,000 हमें पैसा मिला। ऐसे आपको इसको फिगर आउट करना है। अगर आपने इस तरीके से इसको फिगर आउट कर लिया और वो भी इतने शॉर्ट नोटिस में, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं ये कह रहा हूं अगर आ गए तो आपकी तैयारी 101% होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको तरीका समझ में आया? वन लास्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन। 10 लाख रुपए आपको मिलने थे, 10 लाख में आपको साथ साथ में अलॉटमेंट का अरियर 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज मिल गया। तो 10 लाख रुपीज जो ऑलरेडी आपको फर्स्ट कॉल का मिलना था, 60,000 अगर आपको अरियर्स का मिला तो 10,60,000 टोटलिटी में मिल रहा है। लेकिन आपको फर्स्ट कॉल का कमल भाई साहब ने अरियर कर दिया तो 20,000 वो माइनस करना पड़ेगा। 10,60,000 माइनस 20 विल बी 10,40,000 और 10,000 एडवांसेस का एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 10,40,000 माइनस 10, 10,30,000 इज द फाइनल वैल्यू जो आपको फर्स्ट कॉल पे मिलेगी। फर्स्ट कॉल में यहाँ पे अगर आप पूरा करके देखो, यहाँ पे 60 है तो बैलेंसिंग फिगर आप फर्स्ट कॉल में लिखना चाहो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 लाख कैसे आया, इन सबको ऐड करना, 60 को लेस करना, बचेगा 10 लाख, आप वो भी डायरेक्टली लिख सकते हो गया। सेकंड एंड फाइनल कॉल को अपन ड्यू करेंगे 10 लाख से, अगेन वो 20 रुपए का है, 50,000 शेयर इंटू 20 रुपए के हिसाब से। नाउ अब इसका बैंक अकाउंट कैसे फिगर आउट करना है? देखो भाई, कमल भाई साहब जो थे उन्होंने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया, लिखा हुआ है 1000 इंटू अपन क्या कर देंगे 20 रुपए, 1000 इंटू 20,000 रुपए अरियर हो गया। एडवांसेस भी एडजस्ट करेंगे, जो हमारे वो रमन भाई साहब थे ना भाई, वो रमन भाई साहब ने किया क्या? रमन भाई साहब ने हमें एडवांसेस फर्स्ट कॉल का भी दिया और सेकंड कॉल का भी। तो रमन भाई साहब के 500 शेयर इंटू सेकंड कॉल का पैसा 20 रुपए, तो 500 इंटू 20 विल बी 10,000 रुपए, ये एडवांसेस एडजस्ट कर दिए।
टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये कितना आएगा ये देखते हैं। 10 लाख रुपए मिल रहा था, 10 लाख में से अरियर हो गया 20,000 रुपए का जो हमारे कमल भाई साहब ने नहीं दिया, और एडवांसेस 10,000 रुपए रमन भाई साहब का एडजस्ट हो गया। 10 लाख में से हमने 30,000 माइनस किया तो 9,70,000 बचा, टोटलिटी में 10 लाख हुआ। हमने शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के सामने 10 लाख रुपीस लिख दिया। यहां पे हमारे अरियर का मेजर क्वेश्चन खत्म हुआ, जो कि 8 मार्क में इस साल अगर आउट ऑफ द ब्लू पूछ लिया जाए, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, तो हमने कर लिया एक ऐसा क्वेश्चन जिससे हम 100% श्योर हैं, सिक्योर्ड है कि हमें ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बस इसकी 4 फीचर की एंट्री करते हैं और खत्म करते हैं। आप इसको नोट डाउन करो जब तक। तो फाइनली भाइयों कुछ फाइनल एंट्रीज इसकी, जो कि बहुत टिपिकल नहीं है, क्योंकि वो टिपिकल वाले क्वेश्चंस का मैं आपको इंपॉर्टेंट में बता चुका था कि वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा था, मेनली जो था वो अरियर्स और एडवांसेस का था, जो मुझे बताना बहुत जरूरी लगा। ठीक है, तो इसमें कर लेते हैं भाई अपन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर। हम 1000 शेयर कमल भाई साहब के कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। बताओ भाई, तो 1000 शेयर इंटू 100 रुपए के हिसाब से। नाउ व्हाई आई हैव टेकन 100 इंटू कंसीडरेशन, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद 4 फीचर है तो पूरी वैल्यू ली जाएगी शेयर की। 1000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज विल बी 1 लाख। कॉल्स इन अरियर्स मतलब वो पैसा जो नहीं मिला। अगर आप ध्यान से देखें तो कमल भाई साहब ने 20 रुपए 1000 शेयर पे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, तो 20,000। फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल के भी नहीं दिए, 1000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 20,000 अगेन, तो 20 और 20 40,000 रुपए हो गए। तो बाकी जो है हमने पैसा छीन लिया, यानी 60,000 रुपीज वो पैसा है जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, वो 4 फीचर में चला गया। रीइशू की बारी जब आई तो 120 रुपीज पे हमने रीइशू किया, मतलब 120 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 इंटू 120 किया तो 1,20,000 आया। शेयर कैपिटल में 1 लाख पार वैल्यू से आता है, 100 रुपीज से आ गया, बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला गया, क्योंकि डेबिट बैलेंस कुछ शेयर 4 फीचर का माइनस करने को नहीं है। तो जो क्रेडिट बैलेंस है वही आपका कैपिटल रिजर्व में एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज ऑल द शेयर्स आर बीइंग रीइशूड। तो कोई फॉर्मूला या फंडा नहीं लगना। बैलेंस ऑफ शेयर 4 फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मतलब यहां पे हमने सीखा क्या, बेसिक सी चीज कि कई बार छोटी छोटी चीजें भी 8 मार्कर्स में आ सकती हैं। आई नो अगर आप एक दिन पहले बैठे हुए हो तो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन आपका खत्म हो चुका होगा, लेकिन ये वो क्रूशियल एलिमेंट्स हैं जो मे बी आप मिस आउट कर सकते थे। सो इस वीडियो का एजेंडा सिर्फ इतना था कि आपको वो पर्टिकुलर बेसिक्स पता चल सके जो कि अगर आप नहीं करते तो शायद आप बहुत बड़ी चीज स्किप कर देते। तो दोनों चीजों में मैंने आपको एक इंट्रो दिया, एक बेसिक बताया कि कैसे आप शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर वो चीजें कर लें ताकि आपके 4 मार्कर्स और 8 मार्कर्स मिस ना हो। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कल आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। यहाँ पे बाबा जी हमेशा ये दुआ करते हैं कि आपके लिए हमेशा हम हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, और फोड़ कर आना, कुछ भी छोड़ कर मत आना। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे बाबा जी की तरफ से।